Hello, aspirants. How are you? How are your studies going on? How is your consistency? I hope आपकी फैमिली और आप दोनों ही हेल्दी होंगे. ठीक है गाइस. सो हमने अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स ले चुके हैं, और अगर बहुत सारे से मेरा मतलब है कि वो लेक्चर्स लिए हैं जो एक्चुअली में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए बेसिस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं लिए तो यू शुड वॉच. वाई? बिकॉज डॉट कनेक्ट होते हैं पॉलिटी के अंदर. इसलिए ये जो पूरी सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज, ये जो पूरी सीरीज है अपनी, क्या सेल्फ पेस सीरीज का जो पूरा हमने सेगमेंट बनाया 80 लेक्चर्स का, वो एक जगह हम नंबर वाइज डाल रहे हैं. अभी यहाँ पे लेक्चर 16 है, तुम नंबर देख सकते हो, लेक्चर 16. तो ये नंबर क्यों है? मजे के लिए है. ये नंबर इसलिए है ताकि आपको पता चले कि आपको नंबर वाइज वीडियो देखनी है, ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आए. ठीक है. यहाँ मजाक नहीं चल रहा. मैंने अपने यूट्यूब हैंडल पे भी, इंस्टा हैंडल पे भी लिखा हुआ है कि ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स शुड फॉलो मी एंड शुड सी माई वीडियो. वाई? बिकॉज यहाँ पे हम मजाक नहीं कर रहे. यहाँ पे हम सीरियसली पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ पे अपना 100% दे रही हूँ, और मैं अपना 100% दे रही हूँ तो आपको भी रिटेन 100% ही करना होगा. ठीक है. 100% रिटेन करो. ठीक है. मैं और मेरी टीम इतनी मेहनत से आपके लिए चीज़ें लेकर आई हैं, उसको 100% रिटेन करो. ठीक है. फ्रॉम लेक्चर 1 यू विल कंटिन्यू योर लेक्चर टिल 80. ठीक है. देन यू विल सी कि आपका जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गई. ठीक है. एंड डोंट फॉरगेट टू टेक्स्ट मी एंड से कि यस मैम, हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस इससे सीरीज से इम्प्रूव हुई है. ठीक है. दिस विल बी द रिवॉर्ड आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल. ठीक है. नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था वी आर टारगेटिंग, हमारा एक छोटा सा टारगेट है, नॉट वेरी हाई. इट इज़ जस्ट अ टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स. ठीक है. जैसे ही टारगेट पूरा होता है ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स, व्हाट वी गोना डू, वी विल बी अपलोडिंग प्रीवियस ईयर पेपर ऑन द यूट्यूब. प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ लास्ट 10 to 15 years, नॉट ओनली प्रिलिम्स. ठीक है. ऑल्सो मीन्स. व्हाट ऑल्सो मीन्स? क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि मेंस में से भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. मेंस में से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स से मेंस में क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो जाते हैं. समझ में आ गया? तो ये चीज़ बच्चों को नहीं पता होती है, और वही हम आपको उसके अंदर बताएंगे कि कैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कर सकते हो, और इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा. ठीक है. कि कैसे फॉर्मुलेट होते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन, और किस लेवल की वहाँ पढ़ाई करनी होती है. ठीक है. क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहते सुना, अरे ये क्वेश्चन तो बच्चे लेवल के हैं, ये क्वेश्चन तो हार्ड नहीं है. तो गाइस, एक बार आप यूपीएससी का पेपर उठाओ, उसका एनालाइज करो कि जो बच्चे जैसे जो आते हैं ना क्वेश्चन, जो आपको लगते हैं कि बहुत ये बच्चे जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चंस आप लोगों से गलत हो जाते हैं. ठीक है. तो कभी भी अंडर एक्सपेक्टेड मत रखना यूपीएससी को. ठीक है. वो यूपीएससी है भाई. ठीक है. इतने सालों से चला आ रहा है. तुम जितने पुराने नहीं हो ना, उससे पुराना तो यूपीएससी है. समझ में आ गया? सो डोंट अंडर एस्टिमेट थिंग्स. if our team is giving you some question, तो it have some reason. ठीक है. कोई बच्चों वाली चीज़ हम आपको उठा के नहीं देंगे, हम हमारा अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है. सो ये तो हो गए हमारी 1000 सब्सक्राइबर की बात. नेक्स्ट इनिशिएटिव हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी टीम को लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के. उसकी हम एक शॉर्ट सीरीज बनाने वाले हैं. उसमें रोज़ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और उसको मैं डिटेल में एनालाइज करके आपको यहाँ पे बताऊंगी. ठीक है. तो इस तरीके से आपके एग्जाम से पहले आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरा खल्लास कर देंगे, क्या ख़त्म कर देंगे. समझ में आ गया? तो देखो, हमारी 3 चीज़ें हो गई है. हमारा मोटिव है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. एंड ट्रस्ट में गाइस, ये सीरीज देख ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपने सीरीज देख ली, मान लो 80 लेक्चर्स ये हो गए, प्रीवियस ईयर के 15 से 20 लेक्चर्स हो गए. रोज आप शॉर्ट्स देख रहे हो. ठीक है. प्रीवियस ईयर तो मान लो 80 तो लेक्चर्स, 15-20 आपका ये हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस रोज आपके शॉर्ट्स आ रहे हैं, तो मान लो 80 से 90 शॉर्ट्स आएंगे. ठीक है. अब मान लो आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 15 है ना, 15 20, राइट. तो उन क्वेश्चंस में से, एक्सपेक्टेड में से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, तो आपका देखो कितना लेवल बढ़ जाएगा.
और हमारे तो पूरे पूरे हम बोल रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है उसी में से ही आपका पेपर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये तो हो गई बात हमारी सीरीज की, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी। अगर आपने पहले लेक्चर्स में देखा तो हमने क्या पढ़ा था, नेशन के बारे में पढ़ा। नेशन कैसे था हमारा इंडिया, एक छोटा बच्चा था, धीरे 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 वो बड़ा होता जा रहा है। जो हम हमारी सीरीज में क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज उसको बता रहे हैं कि हाँ वो मेच्योर हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, राइट। अब वैसे ही इंडिया मैच्योर होता जा रहा है, राइट। अब क्या हो रहा है, हमने क्या देखा कि सेंटर का स्टेट से क्या रिलेशन था, स्टेट और स्टेट का क्या टसल रहता है, उनके रिलेशंस कैसे इंप्रूव होते हैं, राइट। हमने सारी चीज़ें अच्छे से देख ली। कॉन्स्टिट्यूशन देखा, हमने देखा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गिवन है, सिटीजनशिप गिवन है। तो सिटीजन है तो सिटीजन को क्या फंडामेंटल राइट्स है, सिटीजन के पास क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा हमने कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी कंट्रीज से हमने अडॉप्ट किया। वाई हमने अडॉप्ट किया, कि भाई हम बच्चे थे उस टाइम पे, हमें उस टाइम पे सीखना था, ठीक है, जैसे कि आप सीख रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही हमें सीखना था, इसलिए हमने क्या करा, अडॉप्ट करना शुरू करा जहाँ से हमें अच्छा लगा, ठीक है। और वैसे ही हम जैसे जैसे बढ़ रहे थे, हमें रियलाइज हुआ कि इंडिया में, ठीक है, सारी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, आगे जाके इमरजेंसी भी लग सकती है। क्योंकि उस टाइम में वर्ल्ड वॉर्स वगैरह हो रहे थे, उस टाइम पे भी इमरजेंसीज लगाई थी ब्रिटिशर्स ने, राइट। तो इंडिया को ये पता ही था कि भाई इमरजेंसी हो सकती है। फिर सडनली पार्टीशन हो गया, देन ऑल्सो देयर वर वॉर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान, राइट। तो इससे क्या हुआ, इंडिया को अंदाज़ा लगा कि या देयर आर नीड ऑफ इमरजेंसी। ऑल्सो देयर वर प्रिंसली स्टेट्स, राइट। तो स्टेट्स को भी अपने प्लेस पर रखने के लिए देयर नीड्स टू बी कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द स्टेट, प्रेसिडेंट रूल। तो ये इमरजेंसी का सिलसिला चलने लगा। तो इमरजेंसीज को हमें पॉलिटी का इसलिए ये मेन चैप्टर बन गया है, ठीक है। तो हम इसलिए आज इमरजेंसीज पढ़ेंगे। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ भी इमरजेंसी होना, किसी भी चीज़ की इमरजेंसी होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी है भाई, इमरजेंसी, ठीक है। हर चीज़ की इमरजेंसी होती है। आपको होती है वॉशरूम की इमरजेंसी हो गई किसी को, कि हाँ भाई घूमने आए हैं, वॉशरूम की इमरजेंसी हो गई। तो व्हाट यू विल डू, अगर आपको वॉशरूम आया है और आपको इमरजेंसी सिचुएशन और आप किसी के घर पे हैं, नहीं आप कहीं बाहर हैं, ठीक है, मान लो आप कहीं घूमने गए हो, बढ़िया, आपको इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है, ठीक है। अब आप वहाँ घूमने गए हो, तो आप क्या करोगे, if the washroom is not there, you will have you will be doing it wherever it is possible, because it is an emergency. You can't handle yourself at that situation, right? Same goes to India when there are emergencies, ठीक है, काइंड ऑफ emergencies। तो उस टाइम पे इंडिया है वो अपने आप को कैसे संभालता है, उसकी क्या पॉलिसीज है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, क्या लॉज में गिवन है, ठीक है, वही हम इमरजेंसी में पढ़ेंगे। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट 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 है। इसके प्रीलिम से बहुत क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द इमरजेंसी दिस, ड्यूरिंग द इमरजेंसी दैट। बट हाँ, एक चीज दिमाग में डालो लेक्चर से पहले, देखो इमरजेंसी होगी तो कंट्रोल किसके पास होगा, सेंटर के पास। किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल होगा जब इमरजेंसी होगी, समझे। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे प्रेस्टिजियस कौन है, प्रेसिडेंट। कौन है, प्रेसिडेंट। तो जो भी डिसीजंस होंगे वो किसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, प्रेसिडेंट के अराउंड। समझ में आ गया, ये चीज दिमाग में डालना, ठीक है। जितनी तगड़ी इमरजेंसी, जितनी तगड़ी इमरजेंसी, उतनी जल्दी उसको अप्रूव करेंगे। क्या करेंगे, उतनी जल्दी क्या करेगी, पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगी। अप्रूवल चाहिए, उतनी जल्दी अप्रूवल चाहिए, ठीक है, उतनी ही वो स्पेशल अप्रूवल होगा। और अगर कोई इमरजेंसी इतनी वो नहीं है कि ज़्यादा माता पच्ची वाली इमरजेंसी नहीं है, उस पर सिंपल मेजोरिटी में, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब मत बोला मैम टाइप्स ऑफ मेजोरिटी आपने समझाया नहीं, मैंने पढ़ाया है। मैं सिर्फ नाम बोलूँगी, आपको समझ में आ जाना चाहिए, पहले वाले लेक्चर्स इसलिए कहती हूँ, देखो, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब बस दिमाग में दो तीन चीज़ें फीड करनी है। पहली क्या, कि इमरजेंसी होगी तो कंट्रोल किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे मेन अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट है। कौन है, प्रेसिडेंट। तो अराउंड किसके रिवॉल्व करेगी, प्रेसिडेंट के अराउंड रिवॉल्व करेगी इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। और क्या अपन को याद रखना है और करना है, कि जितनी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी रहेगी उतनी जल्दी उसको अप्रूव करने का रखा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये दो तीन चीज़ें दिमाग में रख के फिर अपन इसको पढ़ते हैं। समझ में आ गया, ये दो तीन चीज़ें दिमाग में रखना। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इमरजेंसी कितने काइंड्स की होती है, ठीक है, इमरजेंसी कितने काइंड्स की होती है, इमरजेंसी कहाँ मेंशन है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। पहले आर्टिकल 352,
360 में मेंशन है इमरजेंसी। द इमरजेंसी प्रोविजन एनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली। ठीक है, एबनॉर्मल सिचुएशन वर्ड पकड़ो। कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई, वॉर हो गया, एग्रेशन हो गया, मान लो अपना फॉरेक्स रिजर्व डाउन हो गया, ठीक है, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड डाउन हो गया, मान लो अभी जैसे कोरोना हो गया, राइट, इमरजेंसी हर जगह पे आ जाती है। मान लो कि स्टेट ने क्या करना शुरू कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना बंद कर दिया कि नहीं, हमारे तो हम स्टेट गवर्नमेंट है, हम नहीं मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, हम इंडिया में सेंटर को सुप्रीम नहीं मानेंगे, ठीक है, हम इसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो स्टेट इमरजेंसी आ गई, राइट। वॉर हो गया, पाकिस्तान ने बोला कि भाई कश्मीर कश्मीर कश्मीर, उसमें हमने बोला चलो भाई अब तुम्हें कश्मीर देते हैं हम, ठीक है, तो हमने उनसे वॉर कर लिया। समझ में आ गया। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर अराइज करती है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल सिचुएशन, जो रोज नहीं होती है, ठीक है, कभी कभार इस तरीके की सिचुएशन आ गई, तब हम इस आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल 352 टू 360। समझ में आ गया। आगे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसी। अब देखो 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी है जो मेन है इमरजेंसी, ठीक है, जिससे हमें वाकिफ होना है, जिससे यूपीएससी वाकिफ करवाता है आपको। 3 काइंड के इमरजेंसीज क्या है। सबसे पहले है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, क्या है, नेशनल इमरजेंसी, नेशन को इमरजेंसी आ गई है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, 3 टाइप की इमरजेंसी है, ठीक है। मेन चीज मैं आपको एक चीज बताऊं, नेशनल इमरजेंसी मतलब कोई भी वॉर वगैरह हो रहा है हमारा किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी से, ठीक है, कोई भी कंट्री से, तो हम उसको नेशनल इमरजेंसी में डाल देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में हम डाल देंगे किसको, स्टेट को, ठीक है, स्टेट में कुछ दिक्कतें आ गई हैं तो हमने वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल वगैरह लगा दिए, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब पैसों की कमी, तंगाई। क्या इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी आई है से, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी आई है, टेल मी, पैसों की कमी हुई है इंडिया को, नो, नेवर। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में आई नहीं है, एंड आई होप कि कभी आए भी ना, ठीक है। क्यों ना आए, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, सैलरीज कटती है, और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर कटेगी, सैलरीज वगैरह कटती रहती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आई होप नहीं, और नहीं भी आएगी, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन गाइज, वी आर अ डेवलपिंग नेशन। इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है कि आप मानो कि अब आप अगर जर्नी देखोगे ना लोगों की, हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग। बाहर के ब्रांड्स यहाँ इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, इतना पैसा है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंज्यूमरिज्म ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, राइट, तो कंज्यूमर बेस बहुत तगड़ा है हमारा, समझ में आ गया। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी इतनी डाउन कभी नहीं जा सकती कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, ठीक है। तो आप 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी है, 1, 2 और 3। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है यूपीएससी, उस हिसाब से हम कंटेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जैसे मैंने बताया नेशन की इमरजेंसी है, इसमें सब इन्वॉल्व है, मतलब इसमें दूसरा नेशन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे, वॉर एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है, क्या वॉर हो गया है, ठीक है। अब देखो जब नेशनल इमरजेंसी का मतलब आता है तो इसको समझते ही वॉर समझ लिया करो। क्या समझ लो, वॉर, कि भाई दंगाई हो गई है, इसके अंदर लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है किसको, गन्स को, और यहाँ पे खून खराबा हो गया है, मार पिटाई हो गई है, ठीक है, 2 गुट लड़ रहे हैं, डेथ हो रही है, तो यहाँ पे वॉर अगर शब्द आ गया तो वो नेशनल इमरजेंसी में आ जाएगा। अब वो वॉर कहीं पे भी हो, चाहे वो बाहर लेवल पे हो या इंटरनल लेवल पे हो, ठीक है, जैसे कि वॉर को अगर हो गया एक्सटर्नल तो उसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलेंगे, और आर्म्ड रिबेलियन हो गया तो उसको हम इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटरनल इमरजेंसी। पहले आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, आर्म्ड रिबेलियन नहीं यूज करा था, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, हल्का सा भी अगर स्टेट में, क्या हल्का सा भी स्टेट में अफरा तफरी होती थी, बोलते थे अरे चलो इमरजेंसी डाल दो, नेशनल इमरजेंसी डाल दो स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो फिर जब धीरे 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 मैंने कहा ना कोर्ट्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, राइट, कोर्ट्स वगैरह ने प्रोसीडिंग करी, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो आप क्या करोगे, नेशन का करने लग जाएगा, कोई भी रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी वाले को डालती रहेगी नेशनल इमरजेंसी में, तो नेशनल इमरजेंसी में तभी आओगे जब क्या होने वाला है,
आर्म्स का यूज होगा, ठीक है, किसका, आर्म्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, वॉर हो रहा है, तभी उसको आप इमरजेंसी में रख सकते हो। समझ में आ गया? इसलिए आर्म्ड रिबेलियन इंटरनल इमरजेंसी में ऐड करा गया कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। क्या? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और इसमें क्या क्या है? एक और जगह केस हुआ था, मैंने कहा था ना नेशनल इमरजेंसी क्या करते हैं, ज्यादातर रूलिंग पार्टी जो होती है वो अपना खौफ पैदा करना चाहती है, देखो, ठीक है। रूलिंग पार्टी बोलती है भाई, अपोजिशन में मोस्टली वो अपना खौफ पैदा करना चाहती है, तो क्या करती थी उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगा देती है, चलो ये हुआ नेशनल इमरजेंसी, ये हुआ चलो नेशनल इमरजेंसी डाल दिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि कोर्ट इवॉल्व, पहले वाले लेक्चर्स अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि कोर्ट जैसे ही इवॉल्व होता जा रहा था तो कोर्ट ने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सेफगार्ड करता है, कौन करता है? कोर्ट्स, लॉस, राइट। तो हाँ, तो कौन करता है? जुडिशरी, राइट, जुडिशरी, कोर्ट, लॉस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जुडिशरी के हिसाब से, जुडिशरी ने जब मिनरेवा मिल्स केस आया तो जुडिशरी ने बोला कि भाई आप जो है नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई लगा दी, लेकिन दिस नेशनल इमरजेंसी विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, ठीक है, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी ने इसको भी चैलेंजेबल बता दिया, पहले ये चैलेंजेबल नहीं था, इट वॉज अ डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली एंड इट विल नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, बट ड्यू टू मिनरेवा मिल्स केस नाउ इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट कि वाई दिस हैज हैपेंड, व्हाट वाज द नीड ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। समझ में आ गया? सबका आंसर देना पड़ता है, समझ में आ गया? तो यही है हमारा नेशनल इमरजेंसी के कुछ क्रूशियल पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। और भी इसके अंदर है। अब देखो नेशनल इमरजेंसी के बारे में तो अपन ने समझ ही लिया कि नेशनल इमरजेंसी मतलब जहाँ पे वॉर हो और आर्म्स का यूज हो, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसका हम नेशनल इमरजेंसी बोल देंगे, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी में किस तरीके से डिक्लेयर होगी, ठीक है, आपको पता ही है, मैंने पहले अगर आपने देखा हो पार्लियामेंट लेक्चर, देखो मैंने कहा ही था लेक्चर्स देखो, यूं समझ आएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो पार्लियामेंट का इसके अंदर क्या रोल है, क्या पार्लियामेंट का क्या रोल है? मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। अब देखो, अभी मैंने जब लेक्चर की स्टार्टिंग बोला, पार्लियामेंट आपको बताइए बोथ हाउसेज कौन से होते हैं पार्लियामेंट के? राज्यसभा, लोकसभा, पढ़ाया था पहले वाला चैप्टर, देखना अच्छे से, ठीक है। मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज, और कितने मंथ में? 1 month। मैंने क्या बोला था, जैसे कि आपको एकदम से वॉशरूम जाना है और आप इमरजेंसी में हो, तो आप क्या करोगे, जितना हो सके उतना जल्दी चीजों को करने शुरू करोगे कि यार जल्दी जल्दी चलो वॉशरूम के पास, चलो जल्दी 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 करो, धीरे धीरे करोगे आप, आराम से चलेंगे भाई, इमरजेंसी है, ठीक है, यू विल बी इन हरी। दैट्स वाई अगर आप इसका टाइम देखो तो इसका टाइम देखो क्या है, 1 month, ओनली 1 month। टाइम लिमिट देखा, ओनली 1 month कहा गया कि सिर्फ 1 महीने में आप इसको क्या करो, अप्रूव करो दोनों हाउसेस, ठीक है। नेक्स्ट, इफ लोकसभा डिसॉल्व अंटिल 30 days फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा, राज्यसभा इन द मीन टाइम अप्रूव। अब मान लो कि उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो गया, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस। डिसॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। ये भी मैंने पहले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, डिसॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट को कौन बोलता है? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय एम, ठीक है। अगर डिसॉल्व हो गया और अगर नया लोकसभा आ रहा है, क्या कि नया, इफ ओल्ड लोकसभा इज डिसॉल्व्ड अंटिल 30 days फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा, इसको क्या करना है? इसको अप्रूव करना है 30 दिन के अंदर। नया लोकसभा आएगा, उसको 30 दिन दिए जाएंगे कि फटाफट से अप्रूव करो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, क्या फटाफट से अप्रूव करो नेशनल इमरजेंसी। और उस मीन टाइम में राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर देनी चाहिए, ठीक है, राज्यसभा को उसको अप्रूव कर देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ अप्रूव्ड, अब मानो अप्रूव हो गई है, continue for 6 months and can be extended indefinite but approved every 6 month, ठीक है। अब देखो एक नेशनल इमरजेंसी है,
इसको कभी भी मिसयूज किया जा सकता है। क्या मिसयूज किया जा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो अथॉरिटी गवर्नमेंट है, वो कभी भी इसका मिसयूज करके किसी के ऊपर भी क्या कर सकती है? इमरजेंसी डाल सकती है, राइट? क्या कर सकती है? इमरजेंसी डाल सकती है। तो इसलिए यहाँ पे एक अप्रूवल प्रोसेस किया गया कि इसको इंडेफिनाइट पावर नहीं दी गई। मैंने क्या बोला था? कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी किसी चीज को या बॉडी को इंडेफिनाइट पावर नहीं देता, कहीं ना कहीं लूप होल्स छोड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन लूप होल्स छोड़ता है, और यही लूप होल है कि अगर इमरजेंसी आपने अप्रूव करवा भी ली, हो भी गई इमरजेंसी अप्रूव, तो एक लूप होल है। क्या है वो लूप होल? कि अगर अप्रूव हो भी गई तो उसको बार बार कंटिन्यू करने के लिए आपको 6-6 महीने में वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या? 6-6 महीने में वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ताकि क्या हो, बार बार क्या हो, लोगों जो पार्लियामेंट के पास है वो क्वेश्चन आता रहे 6-6 महीने में। ऐसा ना हो कि एक बार इमरजेंसी लग गई तो इंडेफिनाइट टर्म के लिए चल रही है। नो, अप्रूवल बार 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 लेता रहना चाहिए हर 6 महीने में, तब वो इंडेफिनाइट पीरियड के लिए चल सकती है, पर अप्रूवल हर 6 महीने में लेना होगा। तो यहाँ पे अपन को और चीज क्या लगेगी? 1 महीने में तो आपको नेशनल इमरजेंसी के लिए अप्रूवल देना पड़ेगा। अगर लोकसभा डिसॉल्व है, राज्यसभा डिसॉल्व हो सकता है? राज्यसभा तो हो सकता है डिसॉल्व, हो सकता है? तो राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड पहले, ठीक है। सो लोकसभा क्या है? लोकसभा क्या है? डिसॉल्व्ड है। तो अगर नया लोकसभा बनता है तो उसको 30 डेज के अंडर अंडर क्या करना है? इसको अप्रूव करना है। और मीनवाइल राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर लिया हो तो 1 महीना, अगर न्यू लोकसभा बना है तो 30 दिन, ठीक है। और अगर क्या इसको हमें कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए कितना? हर 6-6 महीने में इसको अप्रूवल लगेगा, और इसको हम एक्सटेंड करते हैं इनडेफिनाइट के लिए, ठीक है। हम इसको इनडेफिनाइट टर्म के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। और स्पेशल मेजोरिटी आपको पता ही होगा, हाफ प्लस 3/4, हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 3/4 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसको बोलते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। समझ में आ गया? ये यहाँ पे लगेगी। तो नेशनल इमरजेंसी में 2 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी में 2 शब्द आएंगे, या तो वॉर या आर्म्ड रिबेलियन, तो उसको हम नेशनल इमरजेंसी बोल देंगे, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, ठीक है। और एक और चीज याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी कोर्ट में चैलेंज होती है। इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट एंड इट इज नोन इन मिनरेगा मिल्स केस, ठीक है। और क्या है, हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट का क्या रोल है। पार्लियामेंट को 1 महीने में अप्रूव करनी है, उसको क्या करनी है? 1 महीने में अप्रूव करनी है। नया लोकसभा बन रहा है तो उसको 30 दिन में अप्रूव करनी है। मीनवाइल राज्यसभा को उसको अप्रूव कर देनी चाहिए। और उसको हमने इनडेफिनाइट पावर नहीं दी, एक लूप होल रखा। लूप होल क्या था? कि उसको हर 6 महीने में उसको बार बार रिडीम करवाना पड़ेगा। कूपन होता है ना, रिडीम करवाते हैं बार बार, वैसे ही बार बार रिडीम करवाना पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी को। एंड इट विल बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, मीन्स हाफ ऑफ द हाउस प्लस 3/4 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो समझ में आ गया किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी को, जो हमारा इसको हमने कितना हार्ड टू अप्लाई बना दिया है। देखो हार्ड टू अप्लाई कैसे हुआ बताओ। मान लो कि अभी 1 महीने का इसको बोला है कि 1 महीने में आप बताओ दोनों हाउस उसको पास करो स्पेशल मेजोरिटी से। तो ये बताओ स्पेशल मेजोरिटी से इतनी जल्दी पास करना, सारे लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स को, मोस्टली मेजोरिटी ऑफ लोगों को इस चीज़ के लिए हाँ करना, ठीक है, कितना मेजर वो है। क्योंकि लोगों के डिफरेंसेस होते हैं, देयर आर मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन इट, राइट, मेनी स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन इट। तो इसको, इस चीज़ को, इमरजेंसी को लगाना कितना हार्ड बना दिया है। ऑल्सो उसको अप्रूव करना पड़ेगा हर 6-6 महीने, ठीक है। और अप्रूवल टाइम भी बहुत जल्दी बता देगा, लोकसभा डिसॉल्व हो गए तब भी उसको 30 दिन में उसको अप्रूव करना पड़ेगा। दैट टू, उसके बाद दैट टू कि अगर ये आपने नेशनल इमरजेंसी लगाई है तो उसको आप चैलेंज भी कर रहे हो कोर्ट में, तो इससे क्या हो रहा है, इसको एक हार्ड टू अप्लाई चीज बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है सर, पूरा कंट्रोल सेंटर के पास चला जाता है, ठीक है ना।
पूरा नेशन अफड़ा तफड़ी में मच जाता है, आपके फंडामेंटल राइट्स हट जाते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, पढ़ा है देखना पहले लेक्चर्स में, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हट जाते हैं, अफड़ा तफड़ी मच जाती है। एक तरीके से देखते हैं तो देश हल्का सा रुक जाता है, थम जाता है। तो इसलिए नेशनल इमरजेंसी को अप्लाई करना हार्ड बनाया गया है, ताकि सिर्फ इमरजेंसी जो एक्चुअल में इमरजेंसी है उन्हीं सिचुएशंस पे ये अप्लाई हो सके। तो आपको समझ में आया नेशनल इमरजेंसी पूरा, ठीक है, पार्लियामेंट्री रूल आया। अब आते हैं हम इस पर रिवोकेशन पे, कि अब चलो नेशनल इमरजेंसी लग तो गई, क्या लग तो गई, ठीक है, पार्लियामेंट का रोल इसके अंदर आ गया। अब इसको रिवोक कैसे करेंगे, वापस से हम हमारी नैया जो हमने इमरजेंसी में डाली थी उसको वापस से सही दरिया में कैसे तैराएंगे, ठीक है, वापस से हम नॉर्मल कंडीशन में कैसे आएंगे। तो कैसे आएंगे, देखो, बाय द प्रेसिडेंट, नो पार्लियामेंट अप्रूवल नीडेड, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन एनी टाइम रिवोक इट, ठीक है, एनी टाइम रिवोक इट। प्रेसिडेंट को अब लगता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन खत्म हो चुकी है, नाउ द कंडीशंस आर नॉर्मल, तो प्रेसिडेंट एट एनी टाइम कैन रिवोक इट, ठीक है। और क्या हो सकता है, ओके, और क्या हो सकता है, इफ लोकसभा पास अ रेजोल्यूशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी, तो मतलब दो तरीके से रिवोक हो रही है। या तो प्रेसिडेंट खुद थकार के बोलेगा ठीक है भाई नेशनल इमरजेंसी हटाओ, अब हो गया जितना होना था, अब सब कुछ नॉर्मल है। या अगर हमने एक और पावर दी है किसको, लोकसभा को, लोकसभा ने एक सिंपल रेजोल्यूशन पास किया, वो भी किससे, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, पढ़ाया था, क्या सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, जितने लोग प्रेजेंट है उसकी मेजोरिटी को हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है, मोर देन हाफ आई गेस, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कोरम में प्रेजेंट होते हैं, तो लोकसभा एक सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकता है, इसको रिवोक कर सकता है। तो इस तरीके से दो टाइप से रिवोक हो जाएगी नेशनल इमरजेंसी, या तो प्रेसिडेंट खुद करेगा या लोकसभा थकार के बोलेगी चलो हम ही कर देते हैं, सिंपल मेजोरिटी से इसको रिवोक रेजोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। और क्या है, और इसके अंदर क्या चीजें हैं कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, ओनली एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल इमरजेंसी है, एक्सटर्नल का मतलब इंडिया से बाहर, अगर इंडिया एंड अदर कंट्रीज, इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आर्म्ड हो रहा है, रिबेलियन हो रहा है, जैसे मैंने बताया था इमरजेंसी में होता है, तब ही क्या होगा, आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। चलो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओगे आर्टिकल 19 क्या है, ठीक है, कमेंट डाउन एंड टेल मी व्हाट इज आर्टिकल 19, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने भी ये चीज बताया कि आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है, इनको हम नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं कर सकते, किसको, आर्टिकल 20 एंड 21 को। ऑल्सो कमेंट डाउन व्हाट इज आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है, आई वांट टू नो हाउ मच यू नो, ठीक है। तो ये देख लिया आपने कि दो तरीके के यहाँ पे एक्सेप्शन दिए हैं। मैंने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लूप होल्स रखता है, क्या रखता है, लूप होल्स, लूप होल्स रखता है कॉन्स्टिट्यूशन। लूप होल्स रख दिए कैसे, कि अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी तभी आर्टिकल 19 को हम सस्पेंड करेंगे, लेकिन अगर आर्टिकल 20 और 21 है वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। और देयर वर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, फर्स्ट देयर वाज डिक्लेयर इन चाइनीज एग्रेशन विच वाज हैपेंड इन 1962 एंड ऑल्सो इन पाकिस्तान वन इन 1971, ठीक है। तो इन टाइमों पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी क्योंकि यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन हुआ था, आर्म्ड रिबेलियन हुआ था, मूवीज वगैरह देखिए, ठीक है, वॉर हुआ था, कंडीशंस हुई थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा था, ठीक है। तो अब देखो नेशनल इमरजेंसी को हल्का सा और देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी मतलब अगर उसमें वॉर हो या आर्म्स इन्वॉल्व हो तो उसको हम नेशनल इमरजेंसी कहेंगे, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, हमने देखा कि मिनरवा मिल्स केस में ये अब नेशनल इमरजेंसी को क्या बनाया गया है, हार्ड टू अप्लाई बनाया गया है, क्योंकि क्या होता है इससे देश रुक जाता है, थम जाता है और ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल जाती है, राइट, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए इसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए कहा गया कि ये जो भी नेशनल इमरजेंसी है इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट अकॉर्डिंग टू मिनरेवा मिल्स केस 1980। और क्या है, और इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री का रोल है, कैसे कि इमरजेंसी है बहुत जल्दी है तो क्या करेंगे, 1 महीने में अप्रूव करो भाई दोनों हाउसेस, और अप्रूवल कैसे होगा, स्पेशल मेजोरिटी, क्या
स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल होगा। मैंने कहा ना हार्ड बनाया है नेशनल इमरजेंसी को लगाना, ठीक है। तो 1 महीने में अप्रूवल करो। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया है तो नए लोकसभा को 30 दिन में उसको अप्रूव करना पड़ेगा और मीनवाइल राज्यसभा को उसका अप्रूवल दे देना चाहिए। और क्या क्या है इसके अंदर कि इसको और हार्ड बनाने के लिए कहा गया है कि इसको इनफाइनाइट कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसको हर 6-6 महीने में अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या? हर 6-6 महीने में अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी पर ने देख ही लिया, ठीक है। जैसे ही हम अप्रूवल मांग रहे हैं तो स्पेशल मेजोरिटी से होगा। आगे देखते हैं इसके अंदर कि रिवोक कैसे होंगे। रिवोक 2 टाइप से रिवोक हो सकता है, या तो प्रेसिडेंट खुद बोलेगा कि ठीक है अब रिवोक कर देते हैं, या तो लोकसभा खुद उठ के आके बोलेगा, सिंपल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करेगा कि भाई अब ऐसी कंडीशन नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए तो उसको रिवोक कर दे, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, और हमने देखा कि देयर आर सम लूप होल जो इसमें गिवन है। लूप होल्स क्या है कि फंड अगर वॉर और एग्रेशन बाहर का है, बाहर नेशन से है, तो ही आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, वरना आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। और आर्टिकल 20 और 21 तो किसी भी केस में सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। तो कमेंट डाउन व्हाट इज आर्टिकल 19, 20 एंड 21। आई वांट टू नो दिस। एंड देयर वर two times emergencies were declared national emergency due to war and aggression of outside, like Chinese aggression and Pakistan aggression. Chinese 1962 and Pakistan 1971, ठीक है। तो अब आ गए हमारी पहली इमरजेंसी, हमने पूरी कंप्लीट कर दी। जितना आपको नॉलेज होनी चाहिए उतनी हमने पहली इमरजेंसी कंप्लीट कर दी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। अब हम आते हैं सेकंड, प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। क्या? प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलती, क्या स्टेट अपनी मनमानी करती है कि भाई मैं हूं अकेली, मैं बढ़िया अपनी मनमानी करूंगी, जैसे कि अपन करते हैं, घर में मनमानी करने लगते हैं तो फिर अपने ऊपर भी पापाज रूल लग जाता है, ठीक है। वैसे ही प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट्स के ऊपर। कैसे लगता है? आर्टिकल 356, द सेंटर कैन टेक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इसलिए बोला गया कि भाई स्टेट से जो सेंटर है उनको लगता है कि कुछ ना कुछ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ी करी है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना है, इन्होंने हमारे गिवन डायरेक्शन से नहीं वर्क करा है, राइट। क्योंकि देर आर some powers given to center and there are some powers given to state, and if state is taking the power of center और वो अपनी एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बना रही है, इट इज़ नॉट लिसनिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो इसी तरीके से वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती है। तो इससे सेंटर के पास हक बन जाता है कि वो स्टेट के ऊपर क्या कर सके, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके, एक प्रेसिडेंट रूल लगा सकते। तो प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा कि जो भी अथॉरिटी है, पावर है, किसकी? स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो किसके पास चली जाएगी? सेंटर के पास चली जाएगी, मतलब प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी। और प्रेसिडेंट को कौन चलाता है? सेंटर चलाता है। सेंटर मतलब कैसे? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। तो कुल मिला के जो रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है, उस टाइम पे जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, वीवीआईपी जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अब स्टेट को डायरेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रीट कर सकते हैं। स्टेट की जितनी भी पावर्स हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अथॉरिटीज़ है, वो उनके अंडर आ जाती है एज अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट रूल, लाइक लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जैक्टली द प्रेसिडेंट। और ये कैसे लगती है, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि सिचुएशन आ गई है, प्रेसिडेंट को लगता है कि अब प्रेसिडेंट रूल इस स्टेट पे लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, तब हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्या किया गया है, सुप्रीम रखा गया है कि उसकी सेटिस्फैक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखी गई है, किसकी? प्रेसिडेंट की, ठीक है। मैंने कहा ही था इमरजेंसी में क्या होगा, सुप्रीम किसकी ज़्यादातर ली जाएगी, प्रेसिडेंट को ही सुप्रीम करा जाएगा और उसी के अराउंड आसपास चीज़ें रिवॉल्व होगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या है, सेटिस्फाई है सिचुएशन से। अगर हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा तो रिवोक भी प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट ही, एक सिचुएशन अराइज हो रहा है, प्रेसिडेंट खुद ही प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है।
अब देखो प्रेसिडेंट रूल में पार्लियामेंट का क्या रूल है वो देखते हैं। मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू। अब देखो नेशनल इमरजेंसी में कितना था, 1 महीना, क्योंकि वो नेशनल इमरजेंसी थी, उसमें वॉर इंक्लूड था, उसमें रिबेलियन था, उसमें आर्म्स इंक्लूड थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई वॉर और आर्म्स इंक्लूड नहीं हो रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ स्टेट मशीनरी थोड़ी डगमगा रही है। तो इसलिए उन्होंने बोला चलो 1 महीने तो जल्दी हो गया, चलो 2 महीने में आप क्या करो अप्रूवल कर दो, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी जल्दी थी तो उन्होंने 1 महीने में अप्रूवल मांगा। यहाँ पे इमरजेंसी हल्की सी ठीक है, हाँ 2 महीने लगा सकते हो, तो यहाँ पे कितने महीने का अप्रूवल मांगा, 2 महीने का। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इट इश्यू। अप्रूवल कैसा होता है यहाँ पे, स्पेशल होता है या कैसे होता है, कौन सी मेजोरिटी से होता है अप्रूवल, दिमाग लगाओ। मैंने हमेशा ये बोला था कि स्पेशल मेजोरिटी स्पेशल चीज़ों में लगती है जिसको चीज़ों को हार्ड बनाया जाए। ठीक है, किसी चीज़ को बहुत हार्ड बनाया जाए। ठीक है, लेकिन आप मेरे को एक चीज़ बताओ, सेंटर के पास मैंने देखा, पिछले अगर आप लेक्चर्स देखोगे उसमें मैंने देखा था कि टिल्ट टूअर सेंटर, सेंटर के पास टिल्ट है पावर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर सेंटर के पास टिल्ट है पावर, ठीक है, तो वो यही चाहेगा ना कि हम क्या करें, स्टेट्स को जितना हो सके अपने अंडर रखें। तो अब बताओ कि किस टाइप की मेजोरिटी इसके अंदर लग सकती है, स्पेशल लगेगी, कौन सा लगेगी, यहाँ पे लगेगी सिंपल मेजोरिटी। क्या, क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है। नेशन के अंदर ही प्रेजेंट स्टेट है, वो अपनी मनमानी कर रहा है और उसकी मनमानी हटाने के लिए कुछ टाइम के लिए क्या कर रही है, सेंटर उसके ऊपर रूल कर रही है। तो इसलिए इसको हम स्पेशल मेजॉरिटी में नहीं रखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर और क्या चीज़ें देखनी है, देखो सिंपल मेजॉरिटी याद रखना, क्या दूसरे टाइप की जो इमरजेंसी होगी प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल या वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, उसमें सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। और क्या है, अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है 30 दिन के अंदर उसको क्या करना है, सिटिंग ऑफ द लोकसभा 30 दिन के अंदर उसको अप्रूव करना है। अगर लोकसभा वही सेम है नेशनल इमरजेंसी जैसा 30 दिन में करना है, और मीनवाइल राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर दिया हो। ठीक है, ये चीज़ें, ये वाली चीज़ सेम है, लेकिन जो देखो मंथ्स का ध्यान रखना, नेशनल इमरजेंसी में आर्म्स इंक्लूड थे इसलिए उसको 1 महीना दिया गया कि जल्दी 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 करो। लेकिन यहाँ पे आर्म्स इंक्लूड नहीं है, सिर्फ एक स्टेट है उसको रूठना है, मनाना चल रहा है स्टेट और सेंटर का, तो यहाँ पे 2 महीने दिए गए। ठीक है, और देखो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया कि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या रोल है, इसमें बोला गया है कि इमरजेंसी कब लगेगी, कि प्रेसिडेंट को सेटिस्फेक्शन आ गया है कि यार ये स्टेट तो मान नहीं रही, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो, इमरजेंसी लगा दो। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला कि यार ऐसे तो प्रेसिडेंट सारे जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं, क्योंकि उस टाइम पे अपोजिशन पार्टीज बहुत टारगेट होती, चलो स्टेट को चलो प्रेसिडेंट रूल के अंदर डाल दो, चलो निकलो। ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बहुत लगाए थे, राइट। तो उस टाइम पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और उन्होंने बोला कि जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का वो भी जुडिशियल रिव्यू में आएगा। मैंने कहा था जुडिशरी जो है ना, इट इज द अल्टीमेट सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो जुडिशियल है, वो जुडिशरी है, वो अल्टीमेट सेवर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर ये सेवर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो ये क्या करता है, जब भी ऐसे केसेस आते हैं जब उनको लगता है कि स्टेट्स के साथ नाइंसाफी हुई है या पीपल के साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू के अंदर डाल देती हैं। हमने पहले लेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ा था, देखो लेक्चर्स। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को भी जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया कि किस तरीके से प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हुआ है, हमें पूरा उसके अंदर बायोडेटा देखना है। ठीक है, तो ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ गया, तो ये हमारा पार्लियामेंट्री रोल भी कंप्लीट हुआ। अब रिवोकेशन कैसे, नॉर्मल सिचुएशन पे कैसे आएंगे, रिवोकेशन मतलब नॉर्मल सिचुएशन पे कैसे आएंगे, इमरजेंसी से नॉर्मल कैसे होंगे, बाय द प्रेसिडेंट, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल नीडेड। देखो प्रेसिडेंट रूल है तो रिवोक भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट, क्योंकि लगाया भी किसने था, प्रेसिडेंट ने ही लगाया था, तो रिवोक भी प्रेसिडेंट ही करेगा, इसमें कोई पार्लियामेंट के अप्रूवल नीडेड नहीं है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा भी कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में ओनली प्रेसिडेंट कैन रिवोक इट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रिमेन्स सेम। ठीक है, और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है, उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा तोड़ के पढ़ेंगे, ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इस जब इमरजेंसी होती है, कौन सी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी होती है, तो वो सेम रहती है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेन ये है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल यहाँ नीडेड नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई लोकसभा
का रोल नहीं है जैसे नेशनल इमरजेंसी में था। ठीक है, तो हमने अब क्या पढ़ा प्रेसिडेंट रूल के अंदर? प्रेसिडेंट रूल में क्या पढ़ा कि सेंटर के पास सारी पावर चली जाती है, अगर स्टेट क्या करेगी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी खराब करेगी तो, अनबनी हो जाएगी तो, और क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट को कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। अथॉरिटी किसके पास चली जाती है? इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। और इसको बनाएगा, इसको प्रेसिडेंट रूल को लगाएगा कौन? कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है, इफ ही इज सेटिस्फाइड कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब अराइज हो गई सिचुएशन कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, तो प्रेसिडेंट खुद उस सिचुएशन को बोलेगा कि हाँ भाई ये प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अगर प्रेसिडेंट खुद इस रूल को लगा रहा है तो रिवोक भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। अब देखो, उसको पहले जो था नेशनल इमरजेंसी वो जल्दी थी, इसलिए उसको 1 महीने बोला गया, लेकिन इसमें इतनी जल्दी नहीं है तो उसको 2 महीने बोला गया। ठीक है, लोकसभा अगर डिसॉल्व हो रही है, इसको 30 महीने में इसको क्या कर रही है? मंजूरी देनी है। मीनवाइल इसको राज्यसभा ने मंजूरी दे दी होनी चाहिए। ये सेम है उसकी तरह, नेशनल इमरजेंसी की तरह। ठीक है, और अब देखा गया कि सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को भी क्या करा गया? जुडिशियल रिव्यू के अंदर डाल दिया गया, ताकि क्या हो? नाइंसाफी ना हो स्टेट के साथ। क्यों? क्योंकि जुडिशियल क्या है? अल्टीमेट सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड याद कर लो, जुडिशरी इज द अल्टीमेट सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और रिवोक भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट खुद करेगा। इसके अंदर पार्लियामेंट अप्रूवल की नीड नहीं है। ठीक है, तो 2 टाइप की इमरजेंसी हो गई हमारी। एक नेशनल इमरजेंसी जिसमें वॉर है, आर्म रिबेलियन है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के अंदर हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। ठीक है, फिर हमने नेशनल इमरजेंसी, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी देखी, मतलब प्रेसिडेंट रूल। उसमें देखा कि प्रेसिडेंट इज अल्टीमेट अथॉरिटी, बट उसकी अथॉरिटी भी क्या है? जुडिशरी रिव्यू के अंडर आती है। हम उसको सिंपल मेजोरिटी से क्या करते हैं? अप्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, हो गई बात हमारी प्रेसिडेंट की। और कितने मंथ में होगा? 2 महीने में। कितने में? 2 महीने में। और नेशनल इमरजेंसी कितने महीने में थी? 1 महीने में। और नेशनल इमरजेंसी में कौन सी मेजोरिटी थी? स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि हमें वॉर इन्वॉल्व था। ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन थी, यहाँ पे इतनी क्रिटिकल नहीं है, तो सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी, उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगी नहीं है, क्योंकि वी आर अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी राइट नाउ। ठीक है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी स्ट्रॉन्ग है। अभी ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, अदर कंट्रीज के मुकाबले जो हमारे लेवल के, उनके हिसाब से हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में लगी नहीं है। एक सेकेंड, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में सिंपल सी चीजें क्या है? आर्टिकल 360 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी एज इट सेटिस्फेक्शन। मैंने कहा था प्रेसिडेंट के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी इमरजेंसी, इधर भी प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन होगा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। ठीक है, और पार्लियामेंट का इसके अंदर रोल क्या है? मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस ऑफ 2 मंथ्स। तो मतलब अगर प्रेसिडेंट रूल भी 2 महीने में है तो ये भी 2 महीने में होगा। और किस तरीके की मेजोरिटी लगेगी यहाँ पे बताओ? तो सिंपल सी बात बताओ, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी में मतलब पैसा नहीं है इंडिया के पास, ठीक है, सबकी सैलरी कट डाउन होगी, उसमें पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व है, तो क्या है ना, पार्लियामेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, एग्जैक्टली तो ये कोई इसको मतलब उस टाइम पे जब पैसे कट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे इसको हार्ड क्यों बनाया जाएगा? ठीक है, इसकी मेजोरिटी को हार्ड क्यों बनाया जाएगा? भाई इंडिया भाई एक तरीके से गरीब हो गया, एकदम से खत्म हो गई इंडियन की इकोनॉमी, तो एकदम से इमरजेंसी लगेगी तो उसको इतना हार्ड प्रोसेस थोड़ी बनाएंगे। ठीक है, उसमें कोई खून वून थोड़ी बोल रहा है, ये तो हमारे पैसों की बात आ गई है। ठीक है, तो इसमें तो हर इंसान सेटिस्फाई होगा कि भाई अब तो आ गई है, चलो फटाफट फटाफट इमरजेंसी डिक्लेयर करो। ठीक है, तो इसमें इसको प्रोसेस को हार्ड बनाया जाएगा, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी को बनाया गया था वॉर ड्यू टू वॉर। नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी को इतना हार्ड प्रोसेस नहीं बनाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सी मेजोरिटी लगेगी? सिंपल, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है कि पार्लियामेंट खुद अपनी सैलरी काटने के लिए रेडी है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी से फटाफट इस चीज को क्या करा जाएगा? कंप्लीट करा जाएगा। और कितने महीने में यहाँ पे बोला गया? 2 महीने में। कितने में? 2 महीने में। ठीक है, कंटिन्यू इंडेफिनेटली अंटिल इट इज रिवोक, और इसको जब तक रिवोक नहीं करते तो ये अनडेफिनेटली कंटिन्यू करती जाएगी। जैसे नेशनल इमरजेंसी में था हर 6 महीने में रिवोक करना पड़ रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये अनडेफिनेटली करती रहेगी, इसको रिवोक करने की नीड नहीं है। ठीक है, या ठीक है, नेक्स्ट, क्या रिवोक करने से पहले इंडेफिनेटली करती रहेगी, इसको बार बार इसकी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अप्रूवल लेने की क्या? नो नीड ऑफ अप्रूवल अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगेन एंड अगेन, बार बार अप्रूवल लेने की नीड नहीं है सरकार।
कहाँ गई? हाँ, ठीक है, ये भी लिखते रहना, नो नीड ऑफ अप्रूवल अगेन एंड अगेन। आगे, रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ऑल क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। हर इंसान की यहाँ पे सैलरी रिड्यूस हो सकती है क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इसलिए इसको इतना हार्ड नहीं बनाया, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है तो चलो सिंपल मेजोरिटी से फाइनेंशियल इमरजेंसी करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो हो गया हमारी 3 टाइप की इमरजेंसी। रिवोक भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा इसको रिवोक, ठीक है। और इसको बार बार कंटिन्यू करने के लिए हमें अप्रूवल की नीड नहीं होती। एक बार वापस से फाइनेंशियल इमरजेंसी देखते हैं, बहुत छोटा सा है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये प्रेसिडेंट को एम्पावर कर रहा है कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने सेटिस्फेक्शन पे लगा दो। फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने में? 2 महीने में लगा दो, सिंपल मेजोरिटी से लगा दो। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो 30 दिन में इसको अप्रूव कर दो सिंपल मेजोरिटी से। और क्या है इसके अंदर? इंडेफिनेटली ये कंटिन्यू करेगी, इसको बार बार अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हर क्लास ऑफ सर्विसमैन की यहाँ पे क्या करेगी? सैलरी कटेगी, ठीक है। तो ये है इसके अंदर पार्लियामेंट का रोल। उसको रिवोक भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट कर देगा एनी टाइम। उसको लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी अब नीड नहीं है तो उसको रिवोक कर देंगे, ठीक है। वेरी सिंपल। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? नो, कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी इंडिया में, और नहीं लगेगी बिकॉज वी हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। Not of the world, one of the strongest and one of the largest economy of the world. Not one first, no, one of the, right? नेक्स्ट, अब इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। जब भी हमारा लेक्चर एंड होता है तो मैं आपको बोलती हूँ कि लेक्चर एंड के बाद एक क्वेश्चन करेंगे ताकि पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? क्या करेक्ट नहीं है? मतलब 3 चीजें करेक्ट हैं और 1 चीज इनकरेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 चीज क्या करेक्ट है देखते हैं। द पावर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्सटेंड टू गिवन डायरेक्शन टू द स्टेट कंसिडरिंग द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। ऑब्वियसली जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है? स्टेट के ऊपर क्या होता है? डोमिनेट करता है इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन इशू है प्रोविजन रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज of the state government. Yes, in financial emergency it can. Yes, so it is a right statement. Governor have no emergency powers like the president of India. Exactly, गवर्नर के पास पावर नहीं है as president of India. This is also a right statement. अब देखो कुछ लोग होंगे गवर्नर has no emergency power like the president of India, तो इस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो क्लियरली गिवन है कि नहीं है पावर, ठीक है। इसको लोग बोलेंगे अरे ये गलत है। भाई ये सही तो लिखा है उसने, जो एक्चुअल में है वही लिखा है। देखो जब आप पढ़ोगे ना, जब आपको समझ में आएगा भी लगेगा अरे सीधा तो लिखा है, जब पेपर में आता है ना, जब पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नर सेटिस्फेक्शन बाय सिचुएशन अराइज ही में डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन ए स्टेट। क्या गवर्नर की सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है? किसकी सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है? किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? प्रेसिडेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन लगेगा, नॉट गवर्नर। गवर्नर कहीं मेंशन नहीं है। तो जो स्टेटमेंट 4 है वो रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 4 ही आंसर है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ आया होगा। ये इमरजेंसी पूरा एकदम से बेस से ले तक अपर आपके तक पूरी खोपड़ी अच्छे से इन्हें हिला देगा और आपको अच्छे से इस तरीके का ज्ञान दे देगा कि आप इमरजेंसी कभी भूलोगे नहीं। जो मेन चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको इसके नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके मत रखना, कोई नहीं देखता स्क्रीनशॉट। नोट्स बनाए, बात कंप्लीट। रोज एक वीडियो आ रही है, लेक्चर देखो, पढ़ो। एक भी यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा मोटिव है। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी पढ़ना होगा। हम डाल रहे हैं वीडियोस, आप नहीं पढ़ोगे तो मतलब नहीं है, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल्सो वी आर टारगेटिंग 1000 सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर जैसे ही बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे और शॉर्ट्स भी आएगी आपको क्वेश्चन बताने के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।